कर दी रे। अभी तक हमने इस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किस किस वैज्ञानिक ने काम किया और किस किस तरीके से उन्होंने इसको वर्गीकृत करने की कोशिश करी। अभी हम आधुनिक आवर्त सारणी के विषय में पढ़ रहे हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार से रखा गया, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी में की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। तो आप लोग पेज 96 पर जाकर के अपनी किताब के पेज नंबर 96 पर जाकर के सारणी देख सकते हो। तो इसमें देखो, मैं पहले सारणी का थोड़ा हल्का सा डिजाइन बना देता हूं ताकि समझने में आसानी रहे। ये इस तरीके से जो सारणी है हमारी, सारणी में 7 लाइनें इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 ये आप सारणी में देख सकते हो ऐसे। क्योंकि इसको समझने के लिए ये डिजाइन थोड़ा सा माइंड में आना जरूरी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है। यहाँ ये हाइड्रोजन की स्थिति है, हीलियम। तो इस तरीके से आप देखो सारणी में आप देख सकते हो, इसमें ये 18 तो समूह है ऊपर से नीचे। ठीक है। और 7 इसमें आवर्त हैं। ठीक है। तो इसमें यहाँ से स्टार्ट करता है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो इस तरीके से चल रहा है ये। ठीक है। इनमें आप लोग देख सकते हो कि भाई पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, फिर दूसरे पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं ये। इस तरीके से चल रहे हैं हम इनको लिखते हुए। ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि इसका डिज़ाइन अगर आपके माइंड में होगा तो ही आप इसके गुणों के बारे में पढ़ सकते हो कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या खासियत हैं। ठीक है। तो कहता है ये संयोजकता के बारे में बात कर लेते हैं पहले। संयोजकता यानी कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ठीक है।
तो वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आवर्त सारणी में किस तरीके से कहाँ पर रखा हुआ है, उसकी संयोजकता, उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है उसकी संयोजकता बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब जब हम सारणी में इस तरफ से इस तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ बढ़ोतरी होगी, तो हमने कल चर्चा करी थी कि जब हम इधर से उधर बढ़ते हैं तो एक परमाणु संख्या बढ़ जाती है और एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे हम इधर से उधर बढ़ेंगे तो इसकी संयोजकता क्या होगी, संयोजकता बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ऊपर से नीचे जब हम चल रहे थे, हमने ये डिस्कस किया था कल, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं सारणी में तो क्या होता है भाई, उसमें कोषों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में रहते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हमने बताया था भाई, इसके पहले कोष में एक, इसके पहला कोष पूरा भरा हुआ है और दूसरे कोष में एक होएगा, इसका पहला और दूसरा पूरा भरा हुआ, तीसरे कोष में एक होएगा, इसका पहला दूसरा तीसरा कोष भरा रहेगा और चौथे कोष में एक हो जाएगा। ऐसे ही इसके पांचवें कोष में एक, छठे कोष में एक, सातवें कोष में एक। तो ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे तो सारणी में क्या होएगा, ऊपर से नीचे चलने पर संयोजकता नहीं बदलती है, संयोजकता सेम रहती है। बाएं से अगर दाएं की तरफ जाए तो संयोजकता में बढ़ोतरी हो जाती है। तो कहता है, अब आगे आ गया परमाणु साइज, अगला टॉपिक है इसी में परमाणु साइज, ठीक है। अब देखो ध्यान से, परमाणु साइज कैसे बढ़ेगा। यहां हमने ये बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, तो इधर से उधर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोष नहीं बढ़ रहा, कोष तो वही है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ भाई, मैं तीसरे यहां से स्टार्ट कर रहा हूं 3 से, तो पहला एक कोष, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से बढ़ोतरी होती जा रही है, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऐसे ही ऑक्सीजन, 7वें नंबर पे तो नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ोतरी होती जा रही है, लेकिन ये ध्यान से देखें कि इसमें कोषों की संख्या 2 ही है, इसमें भी 2 कोष हैं, इसमें भी 2 ही कोष है, इसमें भी 2 ही कोष है, इसमें भी 2 ही कोष है, कोष नहीं बढ़ रहे हैं, केवल किसकी बढ़ोतरी हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी हो रही है इसके अंदर। तो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं अगर हम जाते हैं इसके अंदर तो क्या होएगा, बाएं से दाएं जाने पर तो परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ पर जो नाभिक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की बढ़ोतरी होगी तो नाभिक के ऊपर जो आवेश है वो बढ़ता चला जाएगा। आवेश में बढ़ोतरी होने के कारण ये नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। जितनी ज्यादा ताकत से खींचने का प्रयास करेगा उतना ही इसके ऊपर बल लगेगा, और बल लगेगा तो इसका आकार जो है, इसका साइज जो है छोटा हो जाएगा। एक बार बंद करिए भाई। तो यहां देख सकते हो पेज 98 पर आप लोग देखें कि सबसे लास्ट जो 3 लाइनें लिखी हुई है, कहता है आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम ऊपर से नीचे चले, इसमें ऊपर से नीचे चलने पर आप लोगों को पता, ऊपर से नीचे चलने पर क्या होएगा, एक एक कोष की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। भाई पहले इसमें एक ही कोष है, उससे अगले में 2 कोष, फिर उससे अगले में 11 वाले में 3 कोष हो जाएंगे। देखो पहले में ये, दूसरे इससे वाले में ये, 11 वाले में क्या हो जाएगा 2 8 1, फिर 2 8 8 1। इस तरीके से बढ़ोतरी होती जा रही है।
एक कोष है, इसमें 2 कोष हैं, इसमें 3 कोष हैं, इसमें 4 कोष है। कोषों की बढ़ोतरी होती जा रही है। अब कोषों की बढ़ोतरी हो गई तो क्या होएगा, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। नाभिक की दूरी और सबसे बाहरी कोष की जो दूरी है वो बढ़ जाती है। जितनी ज्यादा दूरी होएगी परमाणु का साइज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, केंद्र से जितनी ज्यादा दूरी होएगी बिंदुओं की तो उतना ही ज्यादा उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो नाभिक यहाँ पर इसका केंद्र है। तो कहता है इसका नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। आवेश बेशक बढ़ रहा है लेकिन इसका साइज बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर एक कोष जुड़ जाता है हर बार। अब आगे आती है इसमें बात धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। धात्विक और अधात्विक का मतलब कि भाई जब हम बाएं से दाएं चले तो धातु किस तरीके से बढ़ोतरी होगी धातु वाले गुण, और अधातु वाले गुण किस तरीके से बढ़ोतरी होगी। तो इसमें देखें आप अपनी सारणी में देख सकते हो 96 पेज पर जाकर के, वहां आपको पता चल रहा है जो ये हल्के पीले अक्षरों बॉक्स के अंदर लिखे हुए ये तो अधातु हैं, और जो ये हल्के ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखी हुई है तत्व वे है क्या है, धातु है। और जो ये गुलाबी कलर में लिखे हुए हैं बॉक्स में वे उपधातु हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा है भाई जो इस तरफ रखी हुई है वे क्या है, धातु है, और जो इधर रखी हुई है वो अधातु है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से अलग किया जा सकता है। ये यहां से पर उपधातु बन रही है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन उपधातुओं को अलग कर रही है। ठीक है, एक और है, तो यहां तक है। ठीक है, एक ये वाली ये, तो ये इसमें उपधातुएं है, एक ये है, ये और ये है, तो ये इसके अंदर उपधातुएं हैं। क्या क्या नाम उपधातुओं के, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, पोलोनियम, तो ये उपधातुएं हैं। इससे उस तरफ की जो है वे अधातु हैं, इससे इधर वाली धातुएं हैं। ठीक है, तो जब हम इधर से उधर जा रहे हैं, ध्यान से देखें, यहां से उस तरफ जा रहे हैं तो क्या होएगा, इसमें अधातुओं की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुओं की। तो देखें इसमें बाईं ओर जो सोडियम और मैग्नीशियम है वो बाईं ओर है, सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं दाईं ओर स्थित है, मध्य में सिलिकॉन स्थित है जिसे अर्ध धातु या उपधातु कहा जा सकता है। यह अधातु एवं धातु दोनों के गुण प्रदर्शित करती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं और धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कौन कौन से हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एवं पोलोनियम धातुओं एवं अधातुओं दोनों के गुण धर्म प्रदर्शित करते हैं। इस पर अंडरलाइन कर ले क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी अधातुएं या कौन सी उपधातुएं या कौन सी धातुएं हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। इसलिए इन्हें अर्ध धातु या उपधातु भी कहते हैं क्योंकि ये दोनों गुण धर्म दर्शाती है। हमने पिछले चैप्टर में यह पढ़ा कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात यह विद्युत धनात्मक होती है। तो अब ध्यान से देखें, धातुओं में विद्युत इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, विद्युत की धनात्मक है, तो इधर से उधर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि ऊपर जितने पहले वाले में त्यागेगा दूसरे पहले कोष में उतने दूसरे कोष से त्यागेगा वो, तो उस क्योंकि यहाँ पर क्या था भाई, पहले कोष में भी उतना ही है, आखिरी कोष में, दूसरे आखिरी कोष में भी उतने ही, तीसरे आखिरी कोष में भी उतने, चौथे आखिरी कोष में भी उतना ही है। तो इस तरीके से
तो कहता है आवर्त में जैसे जैसे संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पर किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। समूह में नीचे की ओर संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण एवं आवर्त में तो घटता है एवं समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। तो देखो जब हम इधर चलते इस बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुण है वो घटता चला जाता है, जो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता क्यों है? क्योंकि भाई इसमें एक कोष नया जुड़ रहा है, एक कोष नया जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, जो सबसे आखिरी कोष में इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इधर से उधर जाने पर आवेशों की संख्या बढ़ती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को त्यागना कम होता चला जाएगा। ठीक है, कठिन होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बाएं से दाएं तरफ जाने पर तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा धात्विक गुण है वो घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ठीक है, अब आगे बात करता है विद्युत दोनों दूसरी ओर अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। जो अधातुएं विद्युत की ऋणात्मक होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध बनाने की प्रवृत्ति है। तो विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के अनुसार अधातुएं आवर्त सारणी में दाहिनी और ऊपर की ओर स्थित है। जो अधातुएं वो कहाँ है, ऊपर की तरफ स्थित है। इन प्रवृत्तियों से हम इन तत्वों से बनने ऑक्साइडों की प्रवृत्ति का भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के, और अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय प्रकृति के। तो इनकी ऑक्साइडों की प्रवृत्ति को भी जान सकते हैं हम। तो ये इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी हम अगले चैप्टर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जैव प्रक्रम। यहाँ तक जो आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 से लेकर 5 तक केमिस्ट्री से रिलेटेड था हमारे पास। ठीक है, अब आगे आपके पास जो स्टार्ट होने वाला वो बायोलॉजी का स्टार्ट होएगा, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां जो चैप्टर है ये बायोलॉजी के चैप्टर है, यानी कि जीव विज्ञान के। ठीक है, उसके बाद जो 10वां चैप्टर स्टार्ट होएगा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 4 चैप्टर ये भौतिकी विज्ञान के हैं, फिजिक्स के, और लास्ट के जो 3 चैप्टर है वे जनरल साइंस के हैं। ठीक है, सामान्य विज्ञान के। तो इस तरीके से एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है अभी, बाकी हम अगले लेक्चर में करते हैं।